हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां धारा 370 के झटके से उबर ही नहीं पा रहा पाकिस्तान। वार्ता शुरू करने के लिए अब इमरान खान ने रख दी है ये बड़ी शर्त। क्या शर्त रखी है दोस्तों, जानकारी देंगे इसकी आपको, उसके आगे बताएंगे। जहां पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी। दोस्तों पता लगाओ कोरोना कहां से पनपा, वरना कोविड-19 के बाद कोविड-19 और कोविड जैसे 32 के लिए रहना होगा तैयार। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे आपको, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी बात कह दी और बड़ा एक्सपर्ट की चेतावनी आई है दोस्तों, उसकी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां कोरोना की उत्पत्ति को लेकर माइक पोम्पियो का बड़ा दावा, जी हां दोस्तों, लगा दिया है इस देश पर बड़ा इल्जाम। बताएंगे क्या कहा है कोरोना को लेकर माइक पोम्पियो ने। साथ ही बताएंगे जहां कर्ज माफी के लिए चाइना के सामने इमरान खान ने फैलाई झोली। ड्रैगन ने कहा फिलहाल राहत देना संभव नहीं। किस बात के लिए झोली फैलाई है दोस्तों पाकिस्तान ने, बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां यूएस में फिर हुई गोलीबारी, इजिप्ट पहुंचे इजरायली विदेश मंत्री। बता दें जो अगली खबर बताएंगे, जहां बांग्लादेश में हजारों रोहिंग्याओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर फेंके हैं पत्थर और कह दी है बांग्लादेश में ना रहने की बड़ी बात। बताएंगे क्या है उनकी डिमांड। साथ ही बताएंगे जहां इजरायली पीएम नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद से हो जाएगी विदाई, अब बनने वाले हैं नेतन्याहू के बाद ये प्रधानमंत्री। बताएंगे दोस्तों कौन होगा किंग मेकर ऑफ द इजराइल। साथ ही बताएंगे अगली खबर में आपको, जहां पर अमेरिका ने भारत को रोक रखा है पर खुद कर रहा है ये काम। किस मुद्दे की बात चल रही है दोस्तों, और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका खुद कर रहा है वो काम और भारत को रोक रखा है दोस्तों, इसकी जानकारी देंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर सऊदी अरब ने मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर नया आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया और ममता बनर्जी की हरकत लोकतंत्र का काला दिन। बताएंगे किसने ये बड़ी बात कह दी है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां रामदेव बाबा बोले योग आयुर्वेद का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं करूंगा, खत्म करना चाहता हूं एलोपैथी पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, से आगे बताएंगे जहां आज से बदलेंगे गैस सिलेंडर और हवाई सफर सहित ये 5 नए नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, क्या असर पड़ने वाला है इसकी भी जानकारी देंगे। सिलेंडर से लेके बैंक तक की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आपको, और पेटीएम से जितने भी पेमेंट करने वाले हमारे दोस्त और भाई बहने हैं उन सभी के लिए बड़ी चेतावनी की खबर है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां धारा 370 के झटके से उबर नहीं पा रहा पाकिस्तान। वार्ता शुरू करने के लिए इमरान ने रखी है ये शर्त। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत कश्मीर में अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करता है तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बांट दिया गया था। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अगर कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले जैसी स्थिति बहाल होती है तो हम निश्चित तौर पर बातचीत कर सकते हैं। भारत इस मसले पर पहले भी साफ कह चुका है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। उसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान आते रहे हैं। भारत की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि आतंकवाद के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने साफ तौर पर ये सारी बातें पाकिस्तान को पहले भी कह चुकी है दोस्तों, और अब ये सब कहने के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार 8-9 महीनों से कश्मीर पर अपने आप ही रोना धोना कर रहा है दोस्तों, और भारत के साथ बातचीत की अटकलें लगातार जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन मानते हैं कि पाकिस्तान की बात
बात पर भारत को ध्यान ही नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आखिर कश्मीर पूरा भारत का ही है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कश्मीर भारत का था, है और रहेगा ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पता लगाओ कोरोना कहां से पनपा, वरना कोविड 26 और कोविड 32 के लिए रहो तैयार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट की बड़ी चेतावनी है। ये बता दे कोरोना वायरस कहां से पनपा, ये पता लगाने में मदद करने के लिए लगातार चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका के कुछ प्रमुख रोग विशेषज्ञों ने यह कहा है कि भविष्य में कोरोना महामारी से बचने के लिए दुनिया को इसकी उत्पत्ति स्थल का पता लगाने के लिए चीन की सरकार की ओर से सहयोग की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया को कोविड 16 और कोविड 32 के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप प्रशासन में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर रहे और अब फाइजर कंपनी के बोर्ड सदस्य स्कॉट गॉटलीब ने कहा है कि चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के निकलने को लेकर अब काफी जानकारियां हैं। उन्होंने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा है कि चीन ने अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे ये साबित हो कि वायरस लैब की देन नहीं है। दूसरी ओर इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है कि वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा है। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ये बड़ी चेतावनी अब चाइना पर भारी पड़ने वाली है दोस्तों, और चाइना कहीं ना कहीं अब इन झूठे और सचों को नहीं छुपा सकता है दोस्तों, और जल्द से जल्द ये सच सामने आने वाली है। कितने भाई बहन मानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों को भी चाइना पर दबाव देना चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से ही खबर, जहां कोरोना की उत्पत्ति को लेकर माइक पोम्पियो का बड़ा दावा, कहा वुहान लैब चीन का रिसर्च सेंटर नहीं सैन्य गतिविधियों का केंद्र है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपने नागरिक अनुसंधान के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में लगा हुआ था। इस सिद्धांत की नए सिरे से जांच के बीच ही लैब से कोविड महामारी का जन्म हुआ। पोम्पियो ने कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो ये है कि हम जानते हैं कि वे उस लैब के भीतर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े प्रयासों में लगे हुए थे, इसलिए चीन ने जो दावा किया उसके साथ सैन्य गतिविधि की जा रही थी वो सिर्फ अच्छा पुराना नागरिक शोध था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बढ़ते हैं खबर की तरफ, जहां कर्ज माफी के लिए चाइना के सामने इमरान खान ने फैलाई झोली, तो ड्रैगन ने कहा कि फिलहाल राहत देना हमारे लिए संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान का चाइना ने भी साथ छोड़ दिया है दोस्तों। इमरान खान सरकार ने कर्ज माफी करने के लिए चीन के सामने झोली फैलाई थी, लेकिन बीजिंग ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के तहत 3 अरब डॉलर के कर्ज को पुनः गठित करने का अनुरोध किया था। इमरान सरकार चाहती है कि चीन इस मुश्किल वक्त में उसका कर्ज माफ कर दे। इसी उम्मीद में उसने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गुहार लगाई थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बता दें, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में बनाए ऊर्जा प्लांट पर करीब 19 अरब डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तान के अनुरोध के जवाब में बीजिंग ने कहा है कि ऊर्जा खरीद पर हुए समझौते को पुनः गठित करना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि कर्ज में किसी भी तरह की राहत के लिए चीनी बैंकों को अपने नियमों और शर्तों में बदलाव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब चाइना ने भी पाकिस्तान को खाली हाथ और मुंह बनाकर लौटा दिया है दोस्तों, और पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी पूरे विश्व में कर दी है इस बात को लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस रोते बिलखते और गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी इमरान खान को लेकर? दोस्तों राय अवश्य दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो यूएस में हुई फिर गोलीबारी, इजिप्ट पहुंचे इजरायली विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिनों तक संघर्ष के मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र इजरायल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। दोनों के बीच दोनों गाजा पट्टी
संपत्ति के पुनः निर्माण पर चर्चा किया। साल 2008 के बाद पहली बार किसी इजरायली विदेश मंत्री ने ये मिलकर मीटिंग की है दोस्तों। मिस्र की यात्रा की है। तो वहीं अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। फ्लोरिडा शहर के हिलिया में एक बिलियर्ड्स क्लब बैंकेट हॉल के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। इससे 2 की मौत हो गई और 20 से लोग ज्यादा घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो बांग्लादेश में हजारों रोहिंग्याओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर फेंके पत्थर, बोले यहाँ नहीं रहना चाहते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार से जान बचाकर भागे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने सोमवार को बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि इन्हें कैप्स से निकालकर एक ऐसे द्वीप पर भेजा गया है जहां रहने के लिए स्थितियां ठीक नहीं है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है दोस्तों। दरअसल लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स के जमीन का वो टुकड़ा है जो समुद्र के बीच स्थित है। रोहिंग्याओं में ज्यादातर म्यांमार की सेना से 2017 में अपनी जान बचाकर आए थे। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना के हमलों को नस्लीय नरसंहार करार दिया था। पुलिस के अनुसार सोमवार को करीब 4000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अधिकारियों को यहाँ का दौरा करना चाहिए। स्थानीय पुलिस अध्यक्ष आलमगीर हुसैन ने कहा कि यहाँ रहने वाले रोहिंग्या नियंत्रित हो गए हैं और कल ही UNHCR के प्रतिनिधि हेलीकॉप्टर से भी आए हैं। दोस्तों बढ़ते एक और खबर की ओर, जहाँ पर इजराइल में नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद से होगी विदाई। नफ्ताली बनी किंग मेकर। बता दें, इजराइल में राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने संयुक्त तौर पर सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने धुर लेफ्टिस्ट सेंट्रलिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया है दोस्तों, जबकि खुद उनकी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती है। अगर बेनेट सरकार बनाने में सफल रहे तो बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक जीवन का बड़ा अध्याय समाप्त हो जाएगा। हालांकि बेनेट के इस दावे को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को नफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि वो विपक्षी पार्टी येश अतीत के मुखिया मिलकर एक संयुक्त सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। येश अतीत इजराइल की सेंट्रिक पार्टी मानी जाती है, जबकि नफ्ताली बेनेट को हार्डलाइनर राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। और अगर गठबंधन पर फाइनल मुहर लग जाता है तो 12 सालों बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ही अगले प्रधानमंत्री बने रहने चाहिए या फिर इनकी विदाई होनी चाहिए? क्या मानते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां चाइना से ही खबर आ रही है कि बूढ़ी होती आबादी से परेशान हो गया ड्रैगन। अब ले लिया ये बड़ा फैसला, 3 बच्चे पैदा करने की दे डाली है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, चीन में जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे थे। हाल में ही जारी हुई जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों के बाद चिंता और बढ़ गई। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही है। इसे देखते हुए चीन ने अपने यहाँ फैमिली प्लानिंग में ढिलाई दे दी है दोस्तों। और अब चीनी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब चीन दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या ये कदम सही है चाइना का? क्योंकि युवा अवस्था पूरी तरह से चाइना में खत्म हो गई है दोस्तों और सारे वहाँ पर बूढ़े लोग ही अब देखने को मिलेंगे। कुछ ही युवा बचे हुए हैं। ऐसे में मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है दोस्तों। क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा, जरूर राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर खबर की बात करें तो अब मीडिया का गला घोटने पर उतरे इमरान खान। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को न्यूज पढ़ने से रोक दिया है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का गला घोटना शुरू कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और सवाल पूछने के कारण न्यूज पढ़ने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के लिए काम करने वाले पत्रकार हामिद मीर इन दिनों एक दूसरे पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रैली का भी नेतृत्व किया था जिसमें उन्होंने इमरान सरकार और सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका ने भारत को रोक रखा है पर खुद कर रहा है ये काम। बता दें, एक तरफ अमेरिका ने भारत पर ईरान से तेल खरीदने को
लेकर पाबंदी लगा रखी है और दूसरी तरफ खुद तेल आयात कर रहा है। दोस्तों भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, जबकि अमेरिका इस मामले में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर पाबंदी लगा रखी है और भारत जैसे जरूरतमंद देशों को उससे तेल खरीदने से रोक रखा है ईरान, जबकि भारत को तेल भारतीय मुद्रा से ही देता है और अमेरिकी डॉलर की मांग नहीं करता है। भारत के लिए ये बड़ी राहत की बात थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन के वक्त से ही ये राहत बंद हो गई थी और जो बाइडेन प्रशासन ने भी इसे जारी रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है दोस्तों भारत देशों से, बाहरी देशों से, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर है और ऐसे में भारत को तेल की आवश्यकताएं हैं दोस्तों, लेकिन ईरान से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या भारत को अपना फायदा देखना चाहिए दोस्तों और ईरान से तेल आयात करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जनता है और जनता की बातें सरकार को माननी ही पड़ेंगी दोस्तों। अगर खबर की बात करें तो सऊदी अरब से बड़ी खबर, जहां मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर नया आदेश लागू कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब हुकूमत की ओर से हालिया आदेश में मस्जिदों के बाहरी लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल सीमित रखने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल अल लतीफ अल शेख ने इस आशय का सर्कुलर जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मदद करेगा रूस। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के सिंगल डोज की करेगा सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा में बम रखे जाने की अफवाह, बम निरोधक दस्ता मौके पर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिवालय में बम प्लांट होने की खबर आई है, जिसके बाद विधानसभा में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचकर बम के प्लांटेशन की जगह की जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय में बम की चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने मीडिया से बातचीत में यह बात बताई है कि अचानक एक अननोन नंबर से इस बात की जानकारी दी गई है कि मुंबई विधानसभा के सचिवालय में बम ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दोस्तों बढ़ते और खबर की ओर, प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान आया है दोस्तों, जहां उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने तिरंगे का किया है अपमान। ममता बनर्जी की हरकत लोकतंत्र का काला दिन बता दें। कोरोना महामारी के इस दौर में राजनीति भी चारों तरफ जारी है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी बात का उदाहरण पेश किया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिरंगा उल्टा करके लगाया गया था। गलत तरीके से ध्वज लगाने का आरोप लगाते हुए रविवार को दमोह आने से 2 दिन पहले उन्होंने सीएम केजरीवाल व उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है। इस बारे में उन्होंने सीएम से जवाब भी मांगा है। दोस्तों आप भी अगर मांगते हैं कि सीएम को जवाब देना चाहिए तो जवाब दो केजरीवाल, जरूर लिखिएगा कमेंट में दोस्तों। साथ ही और खबर की बात करें तो दिल्ली में कोरोना शांत हो गया, लेकिन फंगस की लहर ने बढ़ा दी है चिंता। 2 दिन में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती किए गए हैं। दोस्तों और खबर की बात करें तो रामदेव बोले योग आयुर्वेद का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं, खत्म करना चाहते हैं एलोपैथी पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु रामदेव आईएमए से हुए विवाद को विराम देने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि देश आयुर्वेद का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि यदि एलोपैथी में सर्जरी व लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं तो शेष 98% बीमारियों का योग आयुर्वेद में स्थायी समाधान है। हम इंटीग्रेटेड पैथी के पक्ष में है। योग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस और अल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना व नीचा दिखाने की मानसिकता को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर बिहार से बड़ी खबर, जहां साइकिल गर्ल ज्योति के पिता की हार्ट अटैक से हो गई है मौत। पिछले साल गुरुग्राम से लेकर गई थी दरभंगा। आप सभी को याद होगा दोस्तों, जिसने साइकिल पर अपने पिता को लॉकडाउन के टाइम में गुरुग्राम से दरभंगा लेकर गई थी। ऐसे में फोटो देखकर आपको याद जरूर आएगा दोस्तों। जितने भाइयों को याद आया है वो कमेंट में बताइएगा जरूर। साथ ही इनके पिता के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा दोस्तों, दिल से श्रद्धांजलि ऐसा जरूर लिखिएगा। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां दिल्ली अनलॉक 1 से जुड़ी खबर, जहां राजधानी की सड़कों पर दिखी भीड़ ही भीड़, इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई दोस्तों। दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में आज से थोड़ी सी ढील क्या दे डाली। सड़कों पर जाम देखने को मिलने लगा। बता दें सोमवार से दिल्ली अनलॉक की राह पर चलने लगी है। फिलहाल सब कुछ तो नहीं खुलेगा,
लगा, लेकिन अनलॉक 1 के तहत फैक्ट्री खोलने, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। साथ ही सोमवार की दिल्ली की सड़कों पर जो लोग निकले दोस्तों, देखने वाला नजारा था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एकदम से सारी चीजें नहीं ओपन करनी चाहिए या करनी भी चाहिए, तो एक तरीके से तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगर खबर की बात करें तो आज से बदलेंगे गैस सिलेंडर और हवाई सफर सहित ये 5 नियम, आप पर पड़ेगा इसका सीधा असर। बता दें 1 जून 2021 से भारत में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नियमों से आपको राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी आर्थिक नुकसान भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि आज से जनता को गैस सिलेंडर की कीमत में राहत मिल सकती है, तो वहीं अगर सरकारी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए तो ये महंगाई के इस दौर में उनके लिए एक और झटका होगा। इसके साथ ही आज से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। करदाता 1 जून से 6 जून तक आयकर विभाग का वेब पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रहा है और गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज भी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी के लिए राहत से जुड़ी बड़ी खबर थी दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स रहे सतर्क, धोखेबाज इस नए तरीके से उड़ा रहे हैं लोगों की गाढ़ी कमाई। बता दें कोरोना संकट के साथ जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी देखने को मिल रही है, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या भी बढ़ गई है दोस्तों। हर दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां लोगों की गाढ़ी कमाई को धोखेबाज उड़ा ले जाते हैं। ऐसे ही धोखेबाजों को निशाना फिलहाल पेटीएम के यूजर्स के लिए किया जा रहा है दोस्तों। पेटीएम के बढ़ते कारोबार के साथ साथ उनके यूजर्स के खातों में सेंध लगाने की कोशिशें भी जा रही है। आपको बता दें मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पेटीएम से जुड़ा एक ऐसा ही स्कैम अब सामने आया है जिसमें धोखेबाजी पेटीएम यूजर्स को 2000 रुपए कैशबैक के बहाने लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जितना ज्यादा हो सके अपने पेटीएम और ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों फोन में, उन सबको सिक्योर कर लीजिएगा। तो कितने भाई बहन पेटीएम या अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं दोस्तों, कमेंट में हमने अपना सिक्योर कर लिया है जरूर लिखेगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।